नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना के खतरे से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज करें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। और जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि आप लोगों से अकेले हैं, सुनिश्चित दूरी पर हैं, तब तक मास्क ना उतारें, जैसा कि हम कर रहे हैं स्टूडियो में अकेले होने पर। लेकिन आप मास्क जरूर पहनें। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर आ रही है। महाराष्ट्र से आती यह खबर, जहां जालना जिले में एफडीए और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के अवैध गोदाम का पता चला है। और इस छापेमारी में गोदाम से बड़े और 9 छोटे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस को जालना में गरीब शाह बाजार में एक गोदाम में होने की इन सिलेंडरों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी और इसके बाद एफडीए की टीम के साथ छापेमारी की गई और बड़ी तादाद में यहां से सिलेंडर बरामद किए गए हैं। और अब उन लोगों की भी तलाश लगातार की जा रही है जो इस पूरी कालाबाजारी से जुड़े हुए थे। कई ऑक्सीजन सिलेंडर यहां से बरामद किए गए हैं छापे मारकर। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जालना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या पता चल पाया है इस कार्रवाई में अब तक का? और देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो गरीब शाह बाजार है, यहाँ पर जैन नाम का गोदाम था जहाँ पर ये सिलेंडर छुपा कर रखे गए थे अवैध तरीके से। जब इसकी जानकारी एफडीए को सबसे पहले हुई, फिर इसके बाद एफडीए ने लोकल पुलिस और जो राजस्व विभाग है उसके साथ मिलकर छापेमारी कार्रवाई बीती रात की। इस दौरान छापेमारी में 49 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए हैं जिनकी कालाबाजारी की जानी थी, ऐसी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। हालांकि जो तहसीलदार ने बताया है, जो जालना का तहसीलदार, उसने ये बताया कि हम जांच कर रहे हैं कि जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाए गए थे, क्या वो कालाबाजारी के लिए किए जाना था या फिर जो है इस गोदाम के पास इस तरह की कोई परमिशन थी ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस माहौल में भी, जब महाराष्ट्र में हालात खराब हैं प्रशांत, तो उस माहौल में भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और कालाबाजारी करके जी हालात ये हैं कि लोगों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ऐसे ही लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और जगह जगह छापेमारी भी हो रही है। उधर बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की है। देर रात हुई इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद भी किए गए। बताया गया कि ये सभी सिलेंडर ट्रेन रेलवे स्टेशन की गाड़ियों को भरकर सप्लाई किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग इस कालाबाजारी में शामिल थे। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं, ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में। लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था, इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है, एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए। लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे, ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं। अब आगे क्या होगा, आइए बात करें। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली, जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 केजी का है, लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है एलटीटी लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है। और दिल्ली में भी इसी तरह से देखा जा रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है और दिल्ली में अब कोरोना के मामलों में गिरावट भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले करीब 4,000 मामले कम हैं। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 273 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 मौत हो चुकी है।
वहीं 24 घंटे में 14,738 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 86,232 मामले सक्रिय हैं। दिल्ली में संक्रमण दर पिछले 3 हफ्ते में सबसे कम 6.51% दर्ज की गई है। तो वहीं रिकवरी रेट भी 92% दिल्ली में इस वक्त है, जो हालात के बेहतर होने की खबर है। ये सबसे अहम बात भी है कि किस तरह से दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा था इसी कोरोना से, लेकिन अब यहां पर हालात कुछ धीरे धीरे बेहतर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछले आंकड़े हैं वो इसी बात की तस्दीक करते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन एक दिन पहले से ये 4,000 कम हैं। यानी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब हालात कुछ हद तक बेहतर होते जा रहे हैं, और उसकी वजह सख्ती भी है। जिस तरह से कोरोना को लेकर के सख्ती बढ़ती जा रही है कि इसका और ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो, उसका भी ये एक असर हो सकता है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में हालांकि 273 लोगों ने दिल्ली में अपनी जान भी गंवाई है, और दिल्ली में अब तक कोरोना से 19,344 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14,738 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो नया आंकड़ा दिल्ली से आया है, किस बात की ये तस्दीक करता है और आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से क्या कहा गया? देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो संख्या है उसमें काफ़ी कमी आती जा रही है, लगातार जो हेल्थ बुलेटिन आ रहा है उसके हिसाब से काफ़ी कम जो है वो अब कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके पीछे अलग अलग वजह हैं। एक तो लॉकडाउन जिस तरीके से दिल्ली में लगाया गया है उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ टेस्टिंग में भी थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि टेस्टिंग लैब पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। ऐसे में जो टेस्ट हो रहे हैं या उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता जा रहा है। तो ऐसे में अगर संक्रमण दर की तरफ भी हम देखें तो उसको भी लेकर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10-12 दिनों में संक्रमण दर जो है 10% से नीचे आ गई है। जो 35% तक चली गई थी वो 23 से 24% के आसपास अब नजर आ रही है। तो काफी अच्छी स्थिति सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी अच्छी स्थिति अब बनती जा रही है अगर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बात करें। रिकवरी रेट भी अब बेहतर दिल्ली में दिखाई दे रहा है, और कई वजह इसकी बताई भी जा रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, और अब तक के 13 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा भी लिया है। इससे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित 7 जिले लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली में ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। अब इसमें 11 और जिलों को शामिल कर लिया गया है। इन जिलों में लोग कोविड पोर्टल या फिर की आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश से आज एक राहत वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नए केस की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,636 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक दिन के भीतर 23,333 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में अब तक 12,54,000 मरीज ठीक हो चुके हैं कुल मिलाकर, जबकि 2,33,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त अस्पतालों में चल रहा है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं में 1 मई के एक्टिव मरीजों से 77,000 ये आंकड़ा कम है, जो बेहतरी की ओर इशारा करता है। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, और इनके साथ साथ जो सबसे खास बात है कि देश भर के अलग अलग इलाकों में क्या हालात हैं वो बताने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं दीपक रावत। दिवाकर सिंह मुंबई में हैं, पवन शर्मा जम्मू में हैं, और लखनऊ से इस वक्त मोहम्मद शबाब, जो नया आंकड़ा उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, ये किस बात की तस्दीक करता है? सरकार की ओर से क्या कहा गया है इन आंकड़ों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये आंकड़े जो हैं बेहद सुखद हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि जो नए संक्रमित मरीजों की तादाद है, जो संख्या है वो कम हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर अब से 4-5 दिन पहले तक आंकड़ा 5,000 साढ़े 5,000 के पार था नए संक्रमित मरीजों का। वो आंकड़ा गिरकर जो है 1,500-2,000 के बीच में आ गया है।
तो ये एक अच्छी खबर है। धीरे धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है और शायद इसके पीछे की वजह जो है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सीधे तौर पर लोगों से भी घर से ना निकलने की अपीलें की जा रही हैं। बार बार सरकार इस बात की हिदायत लोगों को दे रही है कि सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि घर पे रहना ही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे अहम भी है शबाब की जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, लोग खुद इस बात को समझें। देश के अलग अलग इलाकों में क्या हालात हैं, जम्मू का भी रुख करते हैं। पवन हमारे सहयोगी यहां से बने हुए हैं। पवन, क्या कहते हैं जम्मू के आंकड़े, किस तरह की बेहतरी वहां अब देखी जा रही है और वजह क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए थे उसका नतीजा मिलना शुरू हुआ है। जो मौत के आंकड़े पहले लगातार बढ़ते जा रहे थे वो पिछले 2 दिन से कम होते जा रहे हैं। केस हालांकि 5000 के ऊपर नए केस जो है कोरोना के वो हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी जम्मू में अब बढ़ता जा रहा है। अच्छे प्रयास जो सरकार की तरफ से हैं वो दिख रहे हैं। और साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं जो इस समय घरों में हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो किट्स हैं वो की जा रही हैं सरकार की ओर से। ऑक्सीमीटर है, दवाइयाँ हैं, उनको घरों में ही मुहैया करवाए जा रहे हैं। हम इस समय जम्मू के मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन भी भीतर चल रही है और साथ में टेस्टिंग भी भीतर हो रही है। जितना क्राउड पहले होता था वो अब कम दिख रहा है अस्पतालों में। हालांकि बेड की कमी ज़रूर है। जो कोविड सेंटर हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ पर थोड़ा क्राउड है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे उसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भीतर ओपीडी के भीतर जहाँ पर टेस्टिंग चल रही है और यहाँ पर टीकाकरण भी हो रहा है। तो एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर ग्राफ जो है मौत का जो आंकड़े थे वो यानी जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका जमीन पर असर भी अब देश भर में दिखाई देने लगा है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और न्यूज 18 इंडिया ने महामारी के इस दौर में मुनाफाखोर गिद्धों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम का असर भी अब दिखाई देने लगा है। शहर शहर फैले गिद्धों पर अब पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज 18 की इस नई मुहिम का असर यह हुआ कि आज अब दवाओं और ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों को अब जेल में भेजा जा रहा है। महामारी से लोग खुद को और अपनों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि ये कोरोना काल में गिद्ध मजबूर कर रहे हैं, लोगों को बेबस कर रहे हैं और उन बेबस लोगों पर अपनी गिद्ध नजर गड़ाए बैठे हैं। इंसान की खाल में गिद्ध कैसे दिखते हैं, इसकी अब आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं। 2 पुलिस वालों के बीच चल रहे ये 2 शख्स वही गिद्ध हैं जिन्हें कोरोना से जूझ रहे परिवार वालों में केवल और केवल ग्राहक और पैसे नजर आते थे। यूपी के गाजियाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर ये दोनों अपने शिकार की ताक में रहते थे और जैसे ही कोई कोरोना पीड़ित परिवार इन्हें अस्पताल में दाखिले और बिस्तर की तलाश के लिए चक्कर लगाता नजर आता, ये गिरोह उन्हें पैसे के बदले ऐसी मदद दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसा लेता था। एक गिरोह बनाकर काम कर रहे इन लोगों की पोल खुली तो पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ गए। थाना कोतवाली एवं जनपद की स्वाट टीम ने एक ऐसे गैंग को पर्दाफाश करा है जो कि बड़े अस्पतालों में एडमिशन के नाम पर पैसे की ठगी करा करता था। इसमें हम लोगों ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार करे हैं जिनके पास से 1,95,000 रुपये बरामद हुए हैं। ये लोग बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द घूमकर कोरोना पीड़ितों के जो रिश्तेदार होते थे उनसे एडमिशन कराने के नाम पे पैसा लिया करते थे एवं गूगल ऐड पे जाकर बड़े अस्पताल मैक्स एवं यशोदा का ऐड दिया करते थे। पुलिस ने इस गिरोह के काम के तरीके के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 5 मेंबर थे जिनमें से कुछ खुद को डॉक्टर बताते थे। बड़े अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए आने वालों की मदद के बहाने गिरोह के मेंबर मरीज के रिश्तेदारों के करीब पहुंचते थे। अस्पताल में दाखिले, बिस्तर, वेंटिलेटर और दूसरी सुविधा दिलाने का भरोसा देते थे और इसके लिए मरीज का आधार कार्ड, RT-PCR की जांच रिपोर्ट जैसी जानकारी अपने फोन पर मंगवा लेते थे। इसके बाद डॉक्टर को रिश्वत देने के नाम पर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों को धोखा देते थे। एक बार पैसे मिलते ही ये लोग सिम कार्ड तोड़ देते थे। अभियुक्त
डॉक्टर अमित एवं डॉक्टर चिराग बनकर कोरोना पीड़ितों के मरीजों के उनके रिश्तेदारों से बात करा करता था एवं उनसे बैंक अकाउंट में पैसे मंगाया करता था। गाजियाबाद की तरह दिल्ली के पास नोएडा में भी कोरोना काल के कुछ गिद्ध बेनकाब हुए हैं। इनमें से पुलिस ने इन 7 को धर दबोचा जो आपदा को अवसर बनाकर लोगों से जान की सौदेबाजी के आरोपी हैं। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में सक्रिय ये गिरोह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था। कोरोना की वजह से जहां मरीज एक एक सांस के लिए दवाओं के भरोसे रहते हों, वहां दवाओं की जमाखोरी कर उन्हें अनाप शनाप कीमत में बेचकर ये गिरोह सांसों का धंधा कर रहा था। मजबूरी के मारे लोगों से मुनाफा कमाने के लिए इस गिरोह ने अजीब तरकीब निकाली। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था, बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। इसके लिए यह गिरोह निमोनिया के काम आने वाली जेनरिक मेरोपेनम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंहमांगी कीमत पर बेच रहा था। पुलिस ने इनके पास से 2,45,000 रुपए, 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक बिना लेबल वाला इंजेक्शन, 140 नकली लेबल वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी कंपनियों की दवाई बरामद की है। ऐसे लोग गाजियाबाद और नोएडा तक ही सीमित नहीं है। जिस वक्त पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त कोरोना महामारी में मुनाफाखोरी करने वाले कोरोना के गिद्ध भी सक्रिय हैं। ये गिद्ध इंसानियत का सौदा करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में इंसानियत का सौदा करने वाला एक ऐसा ही गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। झुके सिर, जमीन की तरफ निगाहें और हाथों में हथकड़ी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक जैसी इनकी करतूत थी, उसमें यही हश्र होना था। ये दोनों 6 गुर्गों वाले इस गिरोह के मेंबर हैं जो मध्य प्रदेश के देवास में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस को भनक लगी तो गिरोह के सभी 6 मेंबर पकड़े गए, जिनमें से 2 को जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी 4 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनसे इस पूरे गिरोह के काम के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पूछताछ चल रही है। बताया गया कि पुलिस ने इन सब के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया है। कोतवाली के अपराध क्रमांक 337/2021 जिसमें कोरोना में उपयोग किया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की गई थी, उसमें अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस द्वारा किए जा चुके हैं। और भी जितने नाम आएंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विवेचना। पुलिस को इस मामले में एक अस्पताल के कुछ लोगों के शामिल होने का भी सुराग मिला है। बताया गया कि कालाबाजारी के इस खेल में जल्द ही कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली में, जहां पर नवनीत कालरा को गिरफ्तारी का डर है, इसलिए दिल्ली की एक कोर्ट में उसने अब अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का यह आरोपी है। लुकआउट सर्कुलर भी दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ जारी कर दिया है। और ऐसे में अब जबकि गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, उसने दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, किस तरह की याचिका दाखिल की गई है नवनीत की ओर से? जी देखिए प्रशांत, जो दिल्ली का साकेत कोर्ट है वहां पर नवनीत कालरा की तरफ से जो अग्रिम जमानत है, एंटीसिपेटरी बेल है, उसकी याचिका लगाई गई है। जाहिर तौर पर नवनीत कालरा को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार रेड कर रही है उसके ठिकानों पर, और इसीलिए उसने बचने के लिए ये कानूनी हथकंडा अपनाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि नवनीत कालरा को गिरफ्तार करें। वहीं आपको बता दें कि कल देर शाम ही जो नवनीत कालरा उसके खिलाफ जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो देश के तमाम एयरपोर्ट पे जारी कर दिया गया है कि नवनीत कालरा देश छोड़कर न भाग पाए। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कोई भी आरोपी अगर वो पकड़ से बाहर है और वो कहीं देश छोड़ के बाहर न भाग जाए, इसलिए ये एलओसी उसकी जारी की गई है। और तमाम ठिकानों पे जो है नवनीत कालरा के फतेहपुर बेरी का चाहे फार्म हाउस हो या उसके साउथ दिल्ली के ठिकाने हो, वहां पर दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। और अब सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में भी अब जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई हैं। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगी हुई हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया।
लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मुंबई पहुंच रहा है। इसके अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचेंगे। कोरोना के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत आईएनएस ऐरावत मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंच गया है, जो 8 ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है। आईएनएस ऐरावत के जरिए 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 कंसंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा आईएनएस ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 पीपीई किट भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मदद के लिए पहुंचेंगे। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को भी अब उतार दिया है। चौबीस घंटे के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 मामले सामने आए। मरीजों की यह संख्या एक दिन पहले के आंकड़े से 5,204 कम है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले अब 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 24 घंटे में 572 लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया। वहीं कुल मिलाकर 60,226 मरीज 24 घंटे में ही ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। मुंबई में एक दिन पहले के मुकाबले आंकड़ों में कमी देखी गई है। कल जहां पर 2,678 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं आज 2,403 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 68 लोगों की मुंबई में कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ साथ एक और वायरस का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस वो खतरा है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। गुजरात में अभी तक 650 लोग, तो महाराष्ट्र में 200 लोग इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दरअसल ब्लैक फंगस एक तरह का वायरस ही है जिसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक महिला की मौत तक हो चुकी है और महाराष्ट्र में 8 लोग अपनी आंख गंवा चुके हैं। कोरोना पर ब्लैक फंगस का कहर। गुजरात में ब्लैक फंगस के 650 केस। महाराष्ट्र में 200 लोग हुए संक्रमित। ब्लैक फंगस का खतरा। देश अभी कोरोना की दूसरी वेव के कहर से जूझ रहा है कि एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले, तो गुजरात में संक्रमण के 650 मामले सामने आए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। ये संजय भाई जानी है। इनकी पत्नी भावना जानी कोरोना से ठीक हुई थी, लेकिन वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई। संजय ने उन्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन भावना की मौत हो गई। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता, इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सीटी स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया म्यूकोरमाइकोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया। इसके लिए आपको कोई ENT विभाग में दिखाना पड़ेगा।
तो हम वहाँ पे गए राजकोट, योगेश पंड्या करके कोई डॉक्टर है उसके पास, तो उसने बताया इसके पीछे 5-6 लाख का खर्चा होगा, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, आदमी बचे या न बचे। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में इस बीमारी के अब तक 650 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में दिखाई दिया। यहाँ ब्लैक फंगस के 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजकोट के सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 77 मरीज भर्ती हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 5000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मंगवा लिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जिसका वक्त पर इलाज न होने की हालत में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना की पिछली वेव में भी था, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। लास्ट 15-20 दिन से देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ये 15-20 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो कोरोना से ठीक हुए हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है उनको भी इस बीमारी का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस सीधे दिमाग पर असर करता है। जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहाँ से लेके फेफड़े में जाती है, आँख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वाले शख्स को अगर आंखों में दर्द और जलन लगे या फिर उसके सिर में लगातार दर्द, ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन या चेहरे का सुन्न हो जाना, नाक बंद रहना भी ब्लैक फंगस के लक्षण है। अगर किसी शख्स को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसे फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसको ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूर है तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, सी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। गुजरात ही नहीं बल्कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 200 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोग अपनी एक आंख गंवा चुके हैं। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तात्या राव लहाने ने न्यूज 18 से बात की। जिनका इम्यूनिटी कम होता है ऐसे लोगों में वो अफेक्ट करता है। तो अभी जो कोविड में सबको स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ये स्टेरॉइड देने के बाद जो उनका इम्यूनिटी कम है वो भी कम हो रही है। तो खाली ये इम्यूनिटी काम कर रही है क्या, कोविड भी काम कर रहा है, इसका तो जांच होगा, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के बाद होता है। इसके अपने पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन 200 के नज़दीक ये केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर कोविड टास्क फोर्स ने
राज्य के तमाम अस्पतालों को एक गाइडलाइन जारी की है कि सभी अस्पतालों को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखा जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार और कोविड टास्क फोर्स हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश भर में कोरोना के केस घटते दिखाई दिए हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार ये आंकड़ा 4 लाख के पार था, लेकिन ताजा आंकड़ा 3,66,000 के आसपास है। और 2 दिन के बाद 4,000 से कम मौतें हैं। 24 घंटे में 3,754 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, किस बात की ओर ये इशारा कर रहे हैं? सरकार आखिर क्या कह रही है? आंकड़े जो घट रहे हैं आखिर किस वजह से? अब प्रशांत, देखने में भले ही आंकड़े घट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आंकड़े नहीं घटे हैं, क्योंकि जो टेस्ट की संख्या है वो उसमें कमी आई है। एक दिन पहले ही लगभग 19 लाख लोगों का देश भर में टेस्ट हुआ था, लेकिन आज लगभग 15 लाख टेस्ट हुआ, तो 4 लाख टेस्ट में कमी आई है। अगर आप टेस्ट में कमी करते हैं तो ऑटोमेटिकली केस में कमी हो जाती है जो संक्रमित मरीजों की है। और यही वजह है कि जो 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे थे पिछले 2-3 दिन में, उसकी बड़ी वजह थी कि टेस्ट की संख्या ज्यादा थी। और ये भी देखने को मिला है कि जब संडे को टेस्ट की संख्या कम होती है और संडे के बाद जो मंडे का पहला जो वर्किंग डे होता है उस दिन केस ऑटोमेटिकली टेस्ट की वजह से कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर यही टेस्ट का जो फ्लो होता है, जो नए केसेस का जो फ्लो है वो कई दिनों तक लगातार आता है और टेस्ट की संख्या कम नहीं होती है, तब माना जाता है कि केस में कमी हो रही है। इसको देख के हम नहीं कह सकते कि केसेस में कमी आ रही है। शुक्रिया आपका। लेकिन कोरोना से इस जंग में अब दुनिया भर से हिंदुस्तान को मदद भी मिल रही है। हालांकि भारतीय नौसेना ने भी अपने 9 जंगी जहाज मैदान में उतार दिए हैं कोरोना से इस जंग में, और अब वो दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से मदद लेकर हिंदुस्तान भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान उन लोगों को शुक्रिया भी अदा कर रहा है। लेकिन नौसेना की ओर से, भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन समंदर सेतु 2 एक बार फिर कोरोना के खिलाफ इस जंग में। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, नौसेना का इस जंग में उतरना अपने 9 जंगी जहाजों के साथ, किस तरह की मदद मिल पा रही है कोरोना से इस जंग में? प्रशांत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक कोरोना वायरस लगातार अपने पैर फंसा रहा है और हर एक जगह से मदद मिल रही है। यही है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से ऑक्सीजन की परचेज की है और उसमें अब नौसेना भी शामिल हो गई है। और ये पूरा जो ऑपरेशन है उसे रखा गया है ऑपरेशन समंदर सेतु 2, यानी कि जहां से भी ऑक्सीजन आएगी अब वो सीधे नौसेना की जो जंगी जहाज है, जो वॉरशिप है, वो लेके आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि INS त्रिखंड ये एक वॉरशिप है, बड़ा वॉरशिप है जो कतर से आया है और कतर से आने के बाद आज सुबह 9 बजे तक ये मुंबई पहुंचा। और देखिए जंगी जहाज में जो हेलीपैड रहता है, जंगी जहाज है, उसके ऊपर ऑक्सीजन टैंकर रखे गए हैं। एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों टैंकर के बता दी जाए तो 40 मैट्रिक टन यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और अब इस जंगी जहाज से ये ऑक्सीजन टैंकर उतरेंगे। उतरने के बाद जो मुंबई और महाराष्ट्र में जितनी जहाँ जो ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पर उन्हें भेजा जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जो नेवी के अधिकारी हैं, जो नेवी के लोग हैं, बाकायदा अब इस ऑक्सीजन टैंकर को लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद यानी कि जहाज से नीचे उतारेंगे और नीचे उतारने के बाद इसे कंटेनर में लोड करेंगे। देखिए सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बड़े बड़े क्रेन हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हीं क्रेन की मदद से ये जो ऑक्सीजन टैंकर हैं उनको जंगी जहाज INS त्रिखंड से निकाला जाएगा। निकालने के बाद उन्हें यहाँ पर कंटेनर में लोड किया जाएगा और कंटेनर में लोड करने के बाद इसे अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा। प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि 3 जहाज हैं INS त्रिखंड जो आज मुंबई पहुंच चुका है, INS कोची और INS तबर ये कल मुंबई हार्बर पे पहुंचेंगे और उनके पास भी और उसमें भी कल हजारों मैट्रिक टन गैस लगी होगी। मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए INS जो त्रिखंड है काफी बड़ा वॉरशिप है। इस वॉरशिप में ये 3 जहाज थे वो कतर, सिंगापुर और गल्फ कंट्रीज में गए थे 5 मई को और ठीक 5 दिन बाद ये जहाज यहाँ पे वापस आया है और ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उन्हें लेकर यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो बड़ी राहत है कि
बार बार जो ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है, उसको लेकर जो केंद्र सरकार अपने हर संभव कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन को बाहर से लाया जा सके। अब ये जो टैंकर्स हैं वो अब मुंबई से बाई रोड दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। और विवेक, हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर में अलग अलग देशों को जिस तरह से मदद का हाथ बढ़ाया था, अब वो लोग भी इसी तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान को मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां कोरोना के मामलों में रफ्तार अब और तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में पहली बार 19,441 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान 124 लोगों ने पश्चिम बंगाल में कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी है। इसी के साथ राज्य में अब तक कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 12,327 तक पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर पश्चिम बंगाल में अपने घर भी लौटे हैं। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर, फरार पहलवान सुशील कुमार की तलाश तेज कर दी गई है और इसके लिए लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने जारी कर दिया है और उनके खिलाफ अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। लगातार पहलवान सुशील कुमार के ठिकाने बदलने की वजह से दबिश भी दी जा रही है और उनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। हम आपको बता दें कि एक ऐसे मामले में जबकि अपहरण और हत्या का आरोप इन पर लगा हुआ है, पहलवान सुशील कुमार की तलाश लगातार की जा रही है और इसके लिए अब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि कहीं ये और फरार ना हो जाए। लेकिन अपहरण का आरोप, हत्या का आरोप पहलवान सुशील कुमार पर, आरोप ये लग रहा है कि अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने भी बदल रहा है। पुलिस की ओर से लगातार दबिश भी दी जा रही है। सुशील अपने कुछ और साथियों के साथ जगह बदलता दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के हर हिस्से से कहर की तस्वीरें सामने आ रही है। इस दौरान लाखों लोग इसके चपेट में भी आए हैं, जिनमें से कई लोग हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर भी चले गए। लेकिन कोरोना से जंग में देश भर से ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्होंने लोगों का न केवल हौसला बढ़ाया है, बल्कि ये एहसास भी कराया कि इस जंग में आखिरकार कोरोना की ही हार होगी। देश को ये हौसला देने वाली कहानियां हैं संकट काल के सुपर हीरो की। देखिए संकट में सुपर हीरो बनकर देश की सेवा में जुटे लोगों का ये जज्बा। तवे पर रोटियां बनाती ये है प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता और गर्म खाने को थालियों में परोसकर उसे अच्छी तरह से बंद करते ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। कोरोना का कहर टूटा तो जरूरतमंदों की मदद के लिए दोनों पति पत्नी ने लोगों की मदद का बीड़ा उठा लिया। दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की ठानी जिनके घर के ज्यादातर मेंबर कोरोना की चपेट में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हो। जरूरतमंदों तक घर का बना गर्म पौष्टिक खाना पहुंचाने के इस काम में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथ बटाने लगे। अब गुप्ता परिवार रोज इसी तरह खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। मंत्री और मेयर की इस जोड़ी का दावा है कि उन्होंने अब तक 8,000 लोगों को खाना पहुंचाया है। लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं, तो उन्हें कौन खाना बना कर दे। और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। एक तरफ जिंदगी बचाने और पीड़ितों की मदद के लिए दवा से लेकर खाने तक के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर एक तस्वीर यूपी के ही गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के मोदी नगर की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल है। मोदी नगर में 55 साल की ममता कंसल की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई।
किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नाते रिश्तेदार कोरोना की चपेट में होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में कुछ हिंदू परिवारों के साथ ही बेगमाबाद और किदवई नगर इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। बताया गया कि एक सामाजिक संस्था टीम खादिम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मोहल्ले के पास किदवई नगर के पास बेगमाबाद पड़ता है, उसमें हमारे वर्षों से रहने वाले एक लाला जी हैं जो एक परचून की दुकान चलाते हैं। आज उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो गया था सुबह में, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर उनकी अर्थी और जो हिंदू रीति रिवाज से जितने भी कार्य होते हैं उस कार्य को कर उनका अंतिम संस्कार कराया। महामारी के इस दौर में हर राज्य से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर न केवल भरोसा बढ़ा है बल्कि बीमारी से लड़ने का हौसला भी। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चे ने अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर मनाया। कोरोना की वजह से काम धंधा बंद होने की वजह से कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ता है। ऐसे में आनंद युवराज नाम के 10 साल के बच्चे ने एक संस्था की मदद से अपने जन्मदिन पर 500 जरूरतमंदों के बीच राशन के रूप में खुशियां बांटी। केक काटने के बजाय गरीबों को राशन बांटने के से अपना बर्थडे बनाना। बिहार में एक मासूम ने केक काटने की जगह मददगार बनने की ठान ली, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक इंटीरियर डिजाइनर का अंदाज भी अनोखा रहा। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी ने सुकृति शर्मा की शादी तय तारीख पर रोक दी, तो इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सुकृति रक्तदान करने पहुंच गई ताकि जरूरतमंद की मदद हो जाए और वो इस तारीख को ताउम्र याद रख सके। रतलाम में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 200 की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए सुकृति के इस तरीके की तारीफ हो रही है। आज के दिन शादी का डेट थी मेरी, लेकिन वो हमें इस कोरोना की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी है, तो हम लोग इस दिन कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और ब्लड डोनेशन की अभी थोड़ी ज़रूरत है, हमें पता है, क्योंकि वैक्सीन के कारण बाद में ब्लड हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग सब फैमिली के लोग ब्लड डोनेट करने आए आज ही के दिन। जब कोरोना को हराने की जंग में आम लोग इस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो नेता भला कैसे पीछे रहे। तो गुजरात के पोरबंदर में सांसद रमेश धाड़ुक ने अपने मत से 2 करोड़ रुपए 11 एम्बुलेंस के लिए दिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन एम्बुलेंस को उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एम्बुलेंस रैली ही निकाल दी। जाहिर है देश के हर हिस्से में कोरोना के खिलाफ जंग में लोग कमर कसकर उतर चुके हैं और सबका मकसद अब इस बीमारी को हराना है।